Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study A Room of One's Own by Virginia Woolf। दोस्तों इस ऐसे को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों इसे 1929 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों हुआ क्या था कि वर्जीनिया वुल्फ को न्यूहैम एंड गिरटन वुमेंस कॉलेज में बुलाया गया था। ये एक वुमेन का कॉलेज है इंग्लैंड में। तो इस कॉलेज में वर्जीनिया वुल्फ को बुलाया गया था कि आप यहाँ पर आइए और स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करिए। वर्जीनिया वुल्फ को एक टॉपिक दिया गया था वुमेन एंड फिक्शन। उनको वुमेन एंड फिक्शन टॉपिक पर अपना लेक्चर देना था न्यूहैम एंड गिरटन वुमेंस कॉलेज में। तो जब वर्जीनिया वुल्फ को ये टॉपिक मिलता है वुमेन एंड फिक्शन, तो वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। उनको समझ नहीं आता कि वो इस टॉपिक पर बोले तो बोले क्या। वुमेन एंड फिक्शन टॉपिक पर जब ये प्रिपेयर करना शुरू करती हैं, इस टॉपिक पे सोचना शुरू करती हैं, तो वो सोचते सोचते कहीं और चली जाती हैं। जैसा दोस्तों अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं तो हम वो चीज़ सोचते सोचते कहीं और चले जाते हैं। तो दोस्तों सेम टू सेम वर्जीनिया वुल्फ के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वुमेन एंड फिक्शन पर वो बोले तो आखिर बोले क्या। वो अपना प्रिपरेशन करते करते कहीं और चली गई, उनका थॉट कहीं और चला गया। उनका फिर लास्ट में थॉट ये था कि एक औरत को, एक वुमेन को फ़िक्शन लिखने के लिए उसके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए और एक अपना खुद का रूम होना चाहिए जहाँ वो बैठकर ये काम कर सके। तो दोस्तों ये जो थॉट है ना, अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन, तो इस पूरे थॉट के ऊपर वर्जीनिया वुल्फ का लेक्चर बेस्ड था जो उन्होंने न्यूहैम एंड गिरटन वुमेंस कॉलेज में दिया था। और जब वो लेक्चर दिया था तब उसके बाद ये जो ऐसे है अ रूम ऑफ वंस ओन उस लेक्चर पे बेस्ड है। तो बेसिकली ये पूरा ऐसे जो है एक आइडिया पे टिका हुआ है। एक वुमेन को फ़िक्शन लिखने के लिए खुद का रूम चाहिए, अपना और पैसा चाहिए बहुत सारा। तो इस पूरे आइडिया पर ये पूरा का पूरा बेस्ड है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐसे को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और अपनी बात को ज़ाहिर करने के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने 3 कैरेक्टर्स का सहारा लिया है, मैरी बेटन, मैरी सेटन और मैरी कारमाइकल। ये 3 फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। इनके ज़रिए वर्जीनिया वुल्फ ने ये बताने की कोशिश करी है कि एक वुमेन को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दोस्तों एक फेमिनिस्ट वर्क है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है। तो पहले पार्ट में ये होता है कि एक मैरी बेटन नाम की एक लेडी है और वो नदी के किनारे बैठी हुई है ऑक्सब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो ये एक फ़िक्शनल यूनिवर्सिटी है जिसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों नाम जोड़कर बनाए गए हैं। तो मैरी बेटन एक नदी के किनारे बैठी हुई है और वो सोच रही है एक टॉपिक के ऊपर जो है विमेन एंड फिक्शन, इसके बारे में वो सोच रही है। लेकिन तभी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा। वहाँ पर उसे कहा जाता है कि आप इस घास के ऊपर नहीं बैठ सकती क्योंकि क्योंकि ये घास सिर्फ स्कॉलर्स के लिए है, और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद मैरी बेटन जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाती है, लेकिन लाइब्रेरी में भी उसे कहा जाता है कि लेडीज़ आर नॉट अलाउड इन लाइब्रेरी। तो दोस्तों वो काफ़ी शॉक हो जाती है और उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। तो फिर से मेरी बेटन जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ऑन जेंडर। फिर वो जगह छोड़ देती है और चलती रहती है। रास्ते में एक चर्च उनको दिखता है और उस चर्च में यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जा रहे हैं। तो उन डायरेक्टर्स को देख के मेरी बेटन को ख्याल आता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के लिए, कितना पैसा खर्च किया है और एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर मेरी बेटन को पैसों का ख्याल आता है। इसके बाद मेरी बेटन अपने हॉस्टल वापस चली जाती हैं और अपने दोस्त मेरी सैटन से वो कहती हैं इस बारे में। मेरी सैटन से कहती है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना वुमेंस कॉलेज के लिए पैसे इकट्ठा करना और उसको इन्वेस्ट करना, और कितना ज़्यादा खर्चा होता होगा एक यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पर मेरी बेटन को एक ख़्याल और आता है कि आखिर क्यों वुमेन जो औरतें हैं वो हमेशा से पुअर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वाई वुमेन हैव ऑलवेज़ बीन अ पुअर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर होप्स हो कि आपको समझ में आई हो। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है कि मेरी दोबारा से लाइब्रेरी जाती है अपने टॉपिक पर कुछ आइडिया लेने के लिए। जो टॉपिक मेरी को दिया गया है जिस पर उसे लेक्चर देना है, तो वो इकट्ठा करने जाती है। तो इस टॉपिक पर कुछ थॉट्स लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए वो दोबारा से लाइब्रेरी जाती है और इस बार उसे लाइब्रेरी में एंट्री मिल जाती है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक होती है वुमेन के लिए, वुमेन के बारे में लिखी हुई होती है। लेकिन उन सभी वुमेन के बारे में लिखी गई किताबों को किसी मर्द ने लिखा है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, ओके, बट दे आर ऑल रिटन बाय मैन।
मैरी बैटन बहुत लाइब्रेरी में ढूंढती है, तराशती है, लेकिन उसे कोई भी किताब नहीं मिलती जो वुमेन के ऊपर हो और उसे किसी वुमेन ने ही लिखा हो। शी स्ट्रगल्स टू फाइंड आउट द बुक बाय अ वुमन ऑन वुमन। तो मैरी ढूंढते ढूंढते, स्ट्रगल करते करते अपना टाइम पास करने लगती है और एक ड्राइंग बनाती है पेपर के ऊपर प्रोफेसर वॉन एक्स की। ये एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जिसे मैरी ने एक कागज़ के टुकड़ों पर बनाया है, और प्रोफेसर वॉन एक्स जो फिक्शनल कैरेक्टर है मैरी बैटन ने कागज़ के टुकड़े पर बनाया है, ये प्रोफेसर वॉन एक्स बहुत ही अगली है, एंग्री है, और वुमेन के प्रति इनका मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड है। मिसोजिनिस्ट मतलब जो औरतों से नफ़रत करते हैं, तो औरत से नफ़रत करने वाला इनका एटीट्यूड है। बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ बताने की कोशिश करती हैं कि जो मेल राइटर्स हैं वो वुमेन के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, बकवास लिखते हैं, उनका जो एटीट्यूड है मिसोजिनिस्ट रहता है, किसी भी राइटर को वो टारगेट नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने एक फ्रिक्शनल ऑथर को लिया है, प्रोफेसर वॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के बाद मैरी बैटन लंच करने जाती हैं। मैरी बैटन लंच करने जाती हैं, जब बिल पे कर रही होती हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कितनी लकी है, क्योंकि उनकी जो इनहेरिटेंट है, दैट इज़ डेड आंट की जो जायदाद है, उस इनहेरिटेंट से, उस जायदाद से उसको पैसे मिल रहे हैं। तो उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पैसों की, वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, उसे पैसे नहीं कमाने हैं और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है पैसे कमाने के लिए। तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी लकी है और अपने फ्री टाइम को वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी काम कर सकती है, लिख सकती है, सोच सकती है। और दोस्तों मैरी बैटन की जो डेड आंट है ना, उनका नाम भी मैरी बैटन ही होता है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट के लास्ट में मैरी बैटन को ये रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ज़्यादा लकी है, क्योंकि वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। अब दोस्तों हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। मैरी बैटन सोचती है कि एलिज़ाबेथन एज में क्यों किसी औरत ने, क्यों किसी वुमेन राइटर ने पोइट्री नहीं लिखा। अब सवाल ये होता है कि एलिज़ाबेथन एज ही क्यों, क्योंकि एलिज़ाबेथन एज बहुत बड़ी एज रही है जिसमें मार्लो और शेक्सपियर जैसे बड़े बड़े राइटर्स ने जन्म लिया है। तो वर्जीनिया वुल्फ थर्ड पार्ट में बिशॉप की एक लाइन लेती हैं, कैट्स डू नॉट गो टू हेवन, वुमेन कैन नॉट राइट द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ये लाइन बिशॉप ने कही है, और बिशॉप की इस लाइन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि चलो मान लेते हैं कि शेक्सपियर की एक बहन है जुडिथ। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा स्कूल में जा रहा है, बहुत बड़ा तालीम एजुकेशन हासिल कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन जो जुडिथ है, उसकी जो बहन है, उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जुडिथ को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जितनी कि शेक्सपियर को मिलती है। जुडिथ को कदम कदम पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है समाज में, लेकिन दोनों में इक्वल टैलेंट है। जितना शेक्सपियर टैलेंटेड है उतना ही जुडिथ भी टैलेंटेड है, लेकिन फ़र्क इतना है कि शेक्सपियर को अच्छी तरह से ग्रूम किया गया है, उनके टैलेंट को निहारा गया है, लेकिन जुडिथ को ना तो कोई एजुकेशन मिली और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि वो एक वुमेन है। यहाँ पर वर्जीनिया एक सवाल करती हैं कि अगर शेक्सपियर को भी जुडिथ की तरह एजुकेशन नहीं मिलती और जुडिथ की तरह कदम कदम पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना होता, तो क्या शेक्सपियर तब भी उतने बड़े प्लेज लिख पाते जितने उन्होंने अब लिखे हैं? और इसका आंसर होता नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ बताना चाह रही हैं कि वुमेन भी उतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वुमेन को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और ना ही उसे उस तरीके का एजुकेशन मिलता है। अगर वुमेन को भी इक्वल एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वुमेन भी शेक्सपियर जैसे बड़ी राइटर्स बन सकती हैं। और इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। फोर्थ पार्ट में मैरी बैटन जो कैरेक्टर है ना, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर क्यों सारे वुमेन राइटर्स ने नावल ही लिखे हैं। कुछ वुमेंस का इंटरेस्ट पोइट्री लिखने को होगा, कुछ का ड्रामा लिखने को होगा, लेकिन क्यों सभी ने नॉवेल्स ही लिखे हैं, क्यों किसी वुमेन ने पोइट्री नहीं लिखी? तो उसका आंसर भी उन्होंने नीचे लिखा है कि शायद वुमेन के पास उनका कोई प्राइवेट स्पेस ना हो, उनका पब्लिक स्पेस ना हो। और दोस्तों होता क्या है कि नावल लिखने में इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ता है जितना एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है फिक्शंस में और ये सब। तो फिक्शन लिखने के लिए आपको प्राइवेट स्पेस चाहिए, पोइट्री लिखने के लिए आपको एकांत स्पेस चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, जिसके लिए शांत माहौल चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वुमेन के पास शायद वो प्राइवेट रूम ना हो, एक पब्लिक स्पेस हो, इसीलिए शायद उन्होंने नॉवेल्स ही सिर्फ लिखे हों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह हो सकती है। एग्जाम्पल भी लिया गया है जेन ऑस्टिन का। वुल्फ कहती हैं कि जेन ऑस्टिन के पास अगर खुद का कमरा होता, अगर उनके पास खुद का प्राइवेट स्पेस होता, तो शायद उनकी राइटिंग्स डिफरेंट होती और बेहतर होती। जो भी कुछ उन्होंने लिखा है उससे बेहतर वर्क को प्रोड्यूस कर सकती थी अगर उनके पास अपना खुद का स्पेस होता। जेन ऑस्टिन का एग्जांपल दिया है यहाँ पे दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इन्होंने कहा कि शायद उस वक्त वुमेन के राइटिंग का ट्रेडिशन नहीं था,
तो दोस्तों अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में, मतलब लास्ट पार्ट की बात करेंगे अब हम लोग। तो दोस्तों फिफ्थ पार्ट में एक फिक्शनल ऑथर है मैरी कार्मिकल ने एक वर्क लिखा है लाइफ्स एडवेंचर, और यहाँ पर मैरी बेटन ने इनके वर्क को पढ़ रही हैं और देख रही हैं कि कितनी ज़्यादा गलतियाँ इन्होंने करी हैं। इनका प्लॉट बहुत ही अजीब है, बहुत सारी टेक्स्ट में गलतियाँ हैं, फ्लो राइटिंग इनका गलत है, और जो एक्सपेक्टेड सीक्वल्स है ना वो भी गलत है। और ऐसा कहा गया है कि मैरी कार्निकल जैसे राइटर्स को अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पोएट बनने में। और दोस्तों फिफ्थ पार्ट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोला गया है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन जो फोर्थ पार्ट है वो 1 से 4 तक पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसको जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।